जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी के प्यारे प्लेटफॉर्म अर्पित चौधरी चैनल पर। एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए ही दोस्तों ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एफकेट, और मैं तो कहूंगा इवन अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक अगर अग्निवीर की भी, जिसमें लगभग लगभग दोगुनी वैकेंसीज हो गई हैं, 1,40,000 के आसपास वैकेंसीज हो गई हैं, तब भी डेफिनेटली आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। एनडीए के और सीडीएस के परिप्रेक्ष्य में अगर इसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो क्या टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो 20 टॉपिक्स की जो लिस्ट है, आप जैसे ही हमारे इस चैनल को फॉलो करेंगे तो इस चैनल पर अर्पित यूट्यूब नाम के टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जिस पीडीएफ में ज्योग्राफी के कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक वहां पर आपको मिल जाएंगे। एडिशनली आपको इस टॉपिक के साथ साथ आपको यहां डेली करंट अफेयर का सबसे टॉप लेवल का एक पीडीएफ मिलने वाला है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर डे में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस, उनके कीवर्ड्स के मीनिंग, इन सभी चीजों को इंक्लूड करके एक बहुत ही कंसाइज पीडीएफ आपको यहां पे मिलती है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए मैं यहां पे कराने वाला हूं। तो मेरा नाम है पुष्पेंद्र पाराशर और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल की ज्योग्राफी की क्लास। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले यहां पे डिस्कस करने वाले हैं भारत के नाम के बारे में। दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने अपने जिस भी टॉपिक को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान हो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ताकि मैं उन एक एक टॉपिक को और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं और ज्यादा इंप्रूव करके एग्जाम्पल्स के साथ में आपके साथ में कनेक्ट कर सकूं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लास्ट में कंटेंट कैसा लगा ये भी आप सभी लोग जरूर बताइएगा। तो आप सभी यहां पर देख पा रहे हो कि भी भारत का जो नाम है, एक नाम हमें भारतवर्ष भी देखने को मिल जाता है। तो भारतवर्ष जो नाम मिलता है ये आप बहुत ही क्लियरली समझ पा रहे होंगे, भरत नाम के एक राजा रह चुके हैं। इसके अलावा भरत नाम का इंडिया का एक क्लेन भी रह चुका है, एक वंश भी रह चुका है, जिनके नाम पर यह नाम पड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भाई आर्यावर्त के बारे में, तो यहां पर आर्यंस जो कि हमारी इंडियन रेस मानी जाती है, भारतीय एक जाति मानी जाती है, उसकी वजह से नाम देश का आर्यावर्त पड़ा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे देश का एक नाम हिंदुस्तान भी है। तो ये जो पर्शियन लोग हैं, पर्शियंस ने ये नाम दिया भारतीय लोगों को, जिसमें वो लोग हिंदू कहा करते थे। भारतवासियों को हिंदू नाम इन्होंने दे दिया। इसके अलावा आ जाता है इंडिया नाम। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाई जो आर्यंस आए हैं, बिल्कुल सेम वे में आर्यंस के तरीके से ही पर्शियन आए हैं और इसी तरीके से यहां पे लास्ट में ग्रीक आ जाते हैं। तो जो इंडिया नाम है ये बेसिकली ग्रीक्स का दिया हुआ है। आपको अलेक्जेंडर का नाम डेफिनेटली पता होगा, सिकंदर महान जिसको कहा जाता है। और भारत के किस मुस्लिम शासक को सिकंदर या दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का स्पेशली, और बता दूं हेल्प करने के लिए, खिलजी डायनेस्टी का। तो फटाफट कमेंट करके बता दो अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। मैं आप लोगों के कमेंट्स को रिव्यू करूंगा और उसके बाद में आंसर भी करने वाला हूं, उनका रिप्लाई भी करने वाला हूं। तो आप डेफिनेटली ये मत सोचिएगा कि रिकॉर्डेड क्लास है, हमारे साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है। मैं आपके साथ एक एक कमेंट पर जुड़ूंगा और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होगी, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना होगा, तो वही कमेंट में हम लोग वो डिस्कशन भी टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो क्लियर हो गया यहां से। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर। ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सेकंड वाली स्लाइड में, आर्यन ट्राइब की वजह से। दूसरा, हिंदुस्तान नाम ईरानियन या पर्शियन लोगों की वजह से। तीसरा, भारत नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट या ग्रीक्स की वजह से। और भारतवर्ष नाम किंग या क्लैन भरत के नाम पर। ऑलमोस्ट आप ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जाएं तो भरत नाम का क्लैन माना जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग इसको क्लैन माना जाता है, भरत नाम जो है वो एक क्लैन का है। दूसरा, अब यहां पर आ जाते हैं कि भारत में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। इसको लेकर के दोस्तों एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा आया हुआ है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको इस उम्मीद सीरीज में, आप सभी लोगों की जो उम्मीद है कि एनडीए में हमारा सिलेक्शन हो, उस पर हमें अगर खरा उतरना है, उस कसौटी पर अगर हमें खरा उतरना है, तो हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम वही पढ़ें जो एग्जाम में आता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, मैंने इवन क्वेश्चन का नंबर भी चेंज नहीं किया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सेट ए से लिए गए हैं और यहां पर एनडीए 1 2024 में
2022 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 132 है, आप लोग जाकर के चेक भी कर सकते हो। एक होमवर्क भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इससे रिलेटेड। तो क्या आंसर होगा? हमारे पास में है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें सबसे जो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ वो कौन कौन सी है। कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग मिलकर दोनों लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, आप सभी लोगों को मैथ का एक फॉर्मूला पता होगा, एक तो होता है ए स्क्वायर प्लस एक होता है बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए स्क्वायर अलग है, ए स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो क्या मिलेगा, तो मैं बोलूंगा भाई ए स्क्वायर ही मिलेगा। अब मैं बोलूं आपसे बी स्क्वायर अगर करूंगा तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़कर, यानी कि ए प्लस बी का दोनों का होल स्क्वायर कर दूं, तो एक तो मुझे ए स्क्वायर मिल जाता है, प्लस एक मुझे बी स्क्वायर मिल जाता है, और एक मुझे दोस्तों 2ab भी यहां पर मिल जाता है। जिसका मीनिंग यह हुआ कि अगर आप चीजों को जोड़कर पढ़ोगे ना, और जोड़कर समझने की कोशिश करोगे, तो आप बहुत ज्यादा सीखोगे कंपैरेटिवली अगर आप चीजों को अलग अलग समझ करके पढ़ोगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, और जो लोग समझ गए वो लाइक जरूर कर देना। अब यहां पर आ जाते हैं कि भाई इंडिया जो है उसमें कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं करंटली। तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं रेस्पेक्टिवली, ध्यान रखना। और ये डिस्क्राइब किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 1 में। टोटल हमारे पास में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन शेड्यूल 1 डिस्क्राइब करता है, और आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच में आने वाले आर्टिकल्स का पार्ट 1 ये डिसाइड करता है कि हमारे देश में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करते हुए नॉर्थ में हम लोग आ जाते हैं, तो इंदिरा कोल नाम आ जाता है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में लोकेट करता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। ईस्ट में आ जाए तो किबिथु, या फिर यहां पर एक विलेज भी है जिसका नाम है काहू, कभी कभी काहू नाम भी हमें देखने को मिलता है, तो ये भी ईस्टर्न पॉइंट है। सदर्न पॉइंट की बात करें तो दो है हमारे पास में, एक सिर्फ साउथ में है, या एक सिर्फ सदर्न पॉइंट है, और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं फार साउथ। दोस्तों 2004 के अंदर एक भयंकर सुनामी, यानी कि समुद्री लहरों का जो तूफान होता है वो यहां पर आया, और उस तूफान की वजह से, उस सुनामी की वजह से हमारा जो पिग्मेलियन नाम का पॉइंट था, जो कि इंदिरा पॉइंट से पहले वहां पर लोकेट करता था, वो प्लेस आज डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब उससे हम लोग थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, क्योंकि वो लैंड ही पूरी डिस्ट्रॉय और सबमर्ज हो चुकी है, और सुनामी ने उसको कंप्लीटली वैनिश कर दिया है अर्थ की सरफेस से। तो करंटली हमारे पास में ग्रेट निकोबार नाम के हमारे एक आइलैंड है, जिसके अंदर मौजूद है इंदिरा पॉइंट, जो हमारा सदर्न पॉइंट है। वेस्ट में अगर हम आ जाएं तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, कमेंट करके बताओ कि वेस्ट में जो पॉइंट मौजूद है वो किस देश के साथ में बॉर्डर बनाता है। टाइमिंग के साथ में कमेंट जरूर करना कि कौन सा हम क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर, अर्पित यूट्यूब नाम के टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको ना सिर्फ पीडीएफ अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, जो कि उम्मीद बैच के अंदर क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं मैं कहूंगा, और दूसरा करंट अफेयर्स का पूरे देश में सबसे बेस्ट कैटेगरी का आपको डेटा भी यहां पे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होगा, विद क्वेश्चंस एंड विद एब्रिविएशन ऑफ द पर्टिकुलर, जो भी हमारे पास में कीवर्ड्स होते हैं उनके एब्रिविएशन को भी फुल फॉर्म में डिस्कस किया हुआ होगा। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि भाई कुछ हमारे पास में ऐसी लाइंस भी हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भाई अफगानिस्तान के साथ में हमारी कौन सी लाइन है, तो 1893 में ये लाइन हमारी अफगानिस्तान के साथ में बनी थी, जिसको आज हम लोग ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा, इसका एक लार्ज जो पार्ट है वो आज पाकिस्तान के साथ में जुड़ा हुआ है, जबकि भारत के साथ में अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर ही इंडियन लैंड टच करती है, लेकिन वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ध्यान रखिएगा, पीओ के रीजन में आती है। दूसरी तरफ बात करें मैकमोहन लाइन, ये हमारी चाइना के साथ में जुड़ी हुई है। ये लाइन 1914 के अंदर बनाई गई थी, जब चाइना में इंपीरियल राजाओं की सरकार हुआ करती थी, और इस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। कुछ लोग इस लाइन का गलत यूज करते हैं, मैकमोहन की जगह मैकमोहन बोलते हैं, वो भाई अपने आप को करेक्ट कर लेना। इसी तरीके से आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि हमारा जो बांग्लादेश है उसके साथ में हमारी कितनी लॉन्ग, कितनी लंबी सीमा है, और क्या वो सीमा सबसे लंबी है, ये भी आप लोगों ने कमेंट करना है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं भाई कि हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आ चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 80 हमें एनडीए 1 एंड 2 2020, आपको पता होगा कोविड की वजह से सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था 2020 में, तो वहां पर पूछा गया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। अब ध्यान से आप देखो, हमें पता है कि 2011 के अंदर सेंसस हो चुकी है, अब अगली सेंसस कब होगी, 2021 में होगी, लेकिन पता है सबको कि कोविड चल रहा है। तो क्वेश्चन बड़ी चालाकी से बनाया कि अगर आप स्टडी करते हो तो आपको पता होगा कि 2021 में सेंसस होनी है, तो आप सेंसस के बारे में तो पढ़ ही रहे होगे डेफिनेटली, तो क्या आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में, तो क्वेश्चन बना दिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो क्या आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा पंजाब। कमेंट करके बताओ इन सभी स्टेट्स में, इन चारों स्टेट्स में हाईएस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में से किस स्टेट की है और कितनी पॉपुलेशन वहां पर रहती है आज भी। फटाफट आप सभी लोगों ने कमेंट करके बताना है, और यह भी कि हां सबसे बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो क्षेत्रफल के मामले में कौन से स्थान पर है, एरिया में कौन से प्लेस पर है। ठीक है, तो आंसर यहां पे आप देख पा रहे हो। दूसरा, स्टेट वाइज पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके की बातों को लेकर के पूछे गए हैं कि बताओ कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, कहां पॉपुलेशन ज्यादा है, कहां पर एरिया बड़ा है, ऐसे पूछता है। तो यहां पे देखें तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन जो है वो आप यहां पे देख पा रहे हो कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यानी कि 13 लाख पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। असम के अंदर हमें ऑलमोस्ट पॉपुलेशन 3 करोड़ 12 लाख देखने को मिलती है, सबसे बड़ी आबादी वाला स्टेट है। और यहां सब कुछ अगर हम मिला दें तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो टोटल कंट्री की, अगर हम पूरे देश की बात करें दोस्तों, तो टोटल जो नेशन की पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 7 to 8% नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन भारत की रहती है, जिसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन असम के अंदर रहती है। अब यहां पर आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन यहां से बिल्कुल सीधा सीधा बनाया हुआ है, और ये क्वेश्चन कब आया है, सीडीएस 1 2019 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीडीएस 1 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है विच 71st क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं सारे क्वेश्चंस जो है वो सेट ए से उठाए गए हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहां पर आप देख सकते हो गोवा, उसके बाद आप देख सकते हो मिजोरम, मेघालय और सिक्किम। अब देखो जस्ट पीछे मिजोरम, मेघालय और सिक्किम हमारे पास में तीनों यहां मौजूद हैं। मिजोरम, मेघालय और सिक्किम, ये 3 स्टेट्स हमारे पास में हैं। अगर मैं यहां देखूं मेघालय की पॉपुलेशन जो है वो लगभग इकाई, दहाई, अच्छा ये यहां से डिसाइड होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यहां पर ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास आबादी है। यहां पर ऑलमोस्ट मिजोरम में 10 लाख के आसपास आबादी है, और सिक्किम में बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास आबादी है। तो ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों गोवा से भी ज्यादा पॉपुलेशन क्या मेघालय के अंदर रहती है, हां या ना। फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताना। मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूं, वापस 30 सेकंड में मैं आपको ज्वाइन करता हूं, तब तक आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, गोवा या फिर मेघालय। चलो भाई वापस आ जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, अब आते हैं स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी पर। यहां आप देख पा रहे होगे अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 17 है, और अलग अलग स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज अगर हम चलें तो यहां पर मणिपुर की, असम की, इन सभी में 2 बातें आप सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी याद कर लेनी है। एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो लोएस्ट है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 17 रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में अरुणाचल में, जो कि लोएस्ट है। और अगर हम पूछें हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट होगा असम का 398। और यह भी ध्यान रखें कि नेशन के एवरेज से भी हाई है।
हायर देन नेशनल एवरेज। ठीक है, पूरे देश का नेशनल एवरेज जो है उससे भी ये अधिक है। तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बना है या फिर नहीं बना। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर बन चुका है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन अ डिस्कशन, एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और J from Assam, N from Meghalaya and S from Nagaland are claiming that as per the census 2011 their state has the maximum density of population। अब यहां पर आप सभी लोग अभी अभी बिल्कुल पढ़ चुके हो कि किसका दावा बिल्कुल सही होगा, कौन यहां पर बिल्कुल 100% सही बोल रहा है। तो असम की पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि नेशनल एवरेज से भी ऊपर है वो बिल्कुल सही होगा, और असम से है J, यानी कि यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा दैट वुड बी बी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से मिलता है। अकॉर्डिंग टू 2011, क्योंकि अभी सेंसस जो है वो उसके बाद हुई नहीं है, जल्दी ही सेंसस होगी, और इसके ऊपर एक न्यूज भी आ चुकी है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की न्यूज है, कब होगी वो भी मैं बताने वाला हूं। तो 2011 में 41% ऑफ द इंडिया इज बिलो एज 20 ईयर्स, यानी कि लगभग 40% लोग जो है वो 20 ईयर्स से कम एज के हैं। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द 20 to 59 एज ग्रुप, यानी कि लगभग भारत की आधी आबादी इस एज ग्रुप में आती है। 9% इज अबव द एज 60, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 10% के आसपास ऐसे लोग हैं, 9 to 10%, और एग्जैक्टली अगर बात करें तो 9 ही होगा, जो कि 60 ईयर्स प्लस के हैं। तो इनको हम लोग सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन इनको कहा जा सकता है। कंपेयर टू द ओवरऑल सेक्स रेशियो, एडोलसेंस यानी कि 10 to 19 ईयर्स के जो हैं इनका सेक्स रेशियो सिंस 1961 हैज बीन लो विद द लोएस्ट एट 882 इन 2001। तो ये जो एज ग्रुप है एडोलसेंस वाला, इनका सेक्स रेशियो 882 यानी कि लोएस्ट रहा है 1961 से, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो, और वो 2001 में रहा है। to the highest at 898 during the census 2011, और हाईएस्ट कब रहा है 898 रह चुका है। तो ये एडोलसेंस वाला जो एज ग्रुप है 10 to 19 इयर्स का, टीन एज वाला भी कह सकते हो, उनकी लोएस्ट कब रही है सेक्स रेशियो 2001 के अंदर, और हाईएस्ट कब रही है 2011 के अंदर। ये दोनों बातें जरूर ध्यान रखनी है। अब जरा देख लेते हैं कि इस पर क्या क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर आप देख रहे हो CDS 2 2022 में आया है, इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री। 10th 104th क्वेश्चन है, एज द मीडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज। अब यहां पे आप देख रहे हो कि भारत की जो आबादी है उसमें अगर हम ये देखें, एज द मीडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज, यानी कि किसके बीच में है मीडियन एज। अब मैं आपको बता दूं मीडियन एज जो है इंडिया की वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के आसपास है। इसका मीनिंग ये होता है मीडियन एज का कि लगभग भारत के 50% जो लोग हैं वो तो इस एज से ऊपर हैं, उनकी एज जो है वो हायर है देन 28 ईयर्स, और आधी आबादी यानी कि 50% जो लोग हैं दे आर लेस देन 28 ईयर्स। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये भारत की एंटायर नेशन की एज का मीडियन हमने निकाला है, जो कि लगभग 28 ईयर्स है। तो किस में फॉल कर रहा है ये क्राइटेरिया, 25 to 30 में। और हम यहां पर यह भी देख सकते हैं, क्लियरली बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, इंडिया इज अ यंग कंट्री। तो आपको प्राउड होना चाहिए। किस किस को अपने देश के ऊपर प्राउड है? मुझे तो अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर, भारतीय होने के ऊपर बहुत प्राउड है। आपने देखा होगा अभी पुतिन के साथ में भी, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, उनके साथ में भी भारत की और रशिया की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ डिफेंस, दोनों देशों के बीच में डिफेंस परचेज और डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के दोनों देशों के बीच में काफी चर्चा बनी हुई है। अगर आपको यह जानना है कि क्या क्या चर्चाएं हैं, क्या क्या वहां डिस्कशंस हुए हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, अर्पित यूट्यूब को, जहां पर आपको इसकी एक करंट अफेयर की शीट मिलेगी जिसमें पूरा डिटेल होगा कि कैसे यूएस के साथ में हमारी डील हुई हेलीकॉप्टर्स को लेकर के, और ऑलमोस्ट $1 बिलियन की डील थी, जिसको काउंटर करने के लिए व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए और उन्होंने लगभग डबल, लगभग उससे दोगुनी कीमत का भारत से डिफेंस के लिए अपना खुद का मार्केट कैप्चर करने का यहां पे जो उनका प्रयास था वो सक्सेसफुली उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब यहां देखो इसी पर एक क्वेश्चन और आया हुआ है, और ये भी CDS 2 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with the respect to the adolescence population age group of 10 to 19 years of India according to 2011 census. Adolescence population comprises half the population of the country. तो देखो हाफ पॉपुलेशन जो है वो तो नहीं है, अगर इन्होंने ऑलमोस्ट बोला होता तब तो हम लोग ये सोच भी सकते थे। दूसरा, द ग्रुप इज रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन विद हाई पोटेंशियल, ये बात बिल्कुल सही है कि यूथफुल होने की वजह से। और दूसरा, एक मिनट, और दूसरा हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश में जो कम एज ग्रुप होता है, यानी कि जो जवान लोग हैं, जो यंग हैं, जो एडल्ट्स हैं, वही देश में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो वर्कफोर्स होती है उस देश की। थर्ड है, इन दिस ग्रुप देयर इज अ ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली सीडीएस वाले स्टूडेंट्स को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्वेश्चन की डेप्थ जो है वो किस तरीके की हो सकती है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं फॉर होमवर्क। फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और स्पेशली आंसर आने में कुछ भी नहीं है, केवल आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में ध्यान रखना है कि क्या फीमेल जो है वो मोर देन मेल है, हां या ना। हालांकि ये बात बिल्कुल पीछे से ही क्लियर हो रही है, यहां पर हम लोगों ने जब इसको डिस्कस किया था तो इसी से क्लियर हो रहा है कि जो ये एडोलसेंस वाला ग्रुप है, यहां हाईएस्ट जो नंबर रहे हैं वो 898 है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिल्कुल आप क्लास करके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना सिर्फ कर लोगे, बल्कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीडीएस और एनडीए 1 2026 में आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों भरोसा रखना पड़ेगा, चीजों में मेहनत करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा मॉर्निंग में, इवनिंग में जल्दी उठना और लेट सोना पड़ेगा। आपको कुछ जो चीजें आप ज्यादा लाइक करते हो उनको छोड़ना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि भाई लगातार कंसिस्टेंसी बनाकर के ही कोई मंजिल पाई जा सकती है। अचानक से आप देख सकते हो पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सभी लोगों ने कॉपी में नोट भी जरूर कर लेना है। ठीक है, हिंदी में भी मौजूद है। अब आती है भाई बात लिटरेसी रेट की, तो बिल्कुल सिंपल सा है। लिटरेसी रेट में जो मेल है वो 74% पे है, फीमेल 65 पे है और कंट्री 82.14% पे है। देखते हैं कोई क्वेश्चन तो इस पर नहीं आया हुआ। देखिए क्वेश्चन डेफिनेटली आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है, सीडीएस 1 2023 का है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। बिल्कुल बात सही है। एक व्यक्ति जो कि पढ़ तो सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, वो लिटरेट नहीं होगा। लिख नहीं सकता तो वो लिटरेट क्यों होगा? तो ये बात हमारी क्लियर हुई। दूसरा, पर्सन एज्ड 7 इयर्स एंड अबव, 7 ईयर प्लस का कोई व्यक्ति है और वो लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी भी भाषा के अंदर, तो वो ट्रीट होगा एज ए लिटरेट पर्सन। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका मीनिंग यहां पर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2। यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सीडीएस 2 2021 के अंदर आया हुआ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। अब यहां पे आप देखो कितने स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। 8 स्टेट्स हैं। इनमें से एक तो गुजरात नाम का स्टेट कोस्टल है और दूसरा आप सभी लोग जानते हो वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 2 स्टेट हैं जो कि कोस्टल स्टेट इनको कहा जा सकता है। 2 स्टेट ऐसे हैं इनमें से जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिनमें से एक स्टेट का नाम है त्रिपुरा और दूसरे स्टेट का नाम है मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब देखते हैं, द स्टेट हैज मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है वो हमें कहां पर दोस्तों देखने को मिलता है? 2 स्टेट्स में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जिनमें से एक स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़ जो कि ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का है जो कि अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है, द स्टेट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो यहां पर जो ये बात हो रही है ना, ये एक्चुअली मिजोरम के बारे में बात हो रही है। मिजोरम का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट भी काफी है, हालांकि छत्तीसगढ़ का भी काफी है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि ये जो बात हो रही है ये मिजोरम के बारे में हो रही है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। एकदम क्लियर है सभी लोगों का? नेक्स्ट, अब आते हैं भाई हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कितने
टोटल ऐसे नेशन है जिनसे होते हुए ये क्रॉस कर रही है, और ऐसे कितने इंडियन स्टेट्स हैं जिनसे होते हुए ये क्रॉस कर रही है, ये बातें पता होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन स्टेट्स हैं 8। कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं वो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले बात होगी तो गुजरात आ जाएगा अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करें, नंबर 1। नंबर 2 पे आपका राजस्थान आ जाएगा। नंबर 3 पर मध्य प्रदेश आ जाएगा। नंबर 4 पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। नंबर 5 पर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और 6th पर ओडिशा। ओडिशा 7th पर त्रिपुरा, और 8th पर मिजोरम। ठीक है, तो ये हमारे 8 स्टेट्स हो गए। कंट्रीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 17 नेशंस हैं, जिनमें अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। आप सभी लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, और वो होमवर्क ये है कि आप सभी लोगों ने ये बताना है कमेंट में कि किस कॉन्टिनेंट से, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट से कितने नेशंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस होते हैं। यानी कि कितने देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, कितने देश हैं एशिया कॉन्टिनेंट के, और कितने देश हैं नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जिनसे होते हुए ये क्रॉस कर रही है। तो फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, वो बिल्कुल आपको सामने इस वाली इमेज से क्लियर हो रहा होगा, लेकिन होमवर्क मैंने इसलिए बोला है ताकि आप खुद से जब एंगेज होकर के पढ़ोगे ना, तो a+b का होल स्क्वायर की तरह आपको 2ab जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, अब यहां पर आप देखो एक क्वेश्चन जो कि जैसे ही आप लोग इंडिया के बारे में आप पढ़ते हो, यहां पर आपके सामने फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? Which among the following state capitals is closest to the equator? इनमें से कौन सी इक्वेटर के ज्यादा पास में है? तो दोस्तों CDS 2 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसमें हैदराबाद ऑप्शन है, पणजी ऑप्शन है, भुवनेश्वर ऑप्शन है, और मुंबई ऑप्शन है। लेकिन ध्यान ये रखना, मैं ये क्वेश्चन आपको स्पेशली फोकस क्यों करवा रहा हूं। जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं क्योंकि इंडिया से होते हुए क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हम लोग ये स्टडी करके जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ना पढ़कर इक्वेटर के आसपास पड़ते हैं, या इक्वेटर से कुछ नजदीकी है उनकी। तो आपको उल्टा तरीके से पूछ लिया। अब आप याद करके गए हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले, आपने क्वेश्चन देखा तो आपने सोचा कि ये तो ट्रॉपिक ऑफ, आपके माइंड में कभी कभी आपके साथ में थोड़ा सा ना गेम खेल दिया जाता है। तो आप याद करके तो सही गए हो, आपने पढ़ा भी है, सब कुछ किया है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि आपको आदत पड़ी हुई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले क्वेश्चंस को आंसर करने की, पूछ लिया इक्वेटर का, तो उल्टा आंसर वहां पे आपका हो जाएगा। तो फटाफट कमेंट करके बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आप यहां पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि हम कह सकते हैं कि इस साल का 2025 का ये मेजर अपडेट है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कोस्ट लाइन है, हम लोग जिसको तट रेखा बोलते हैं, उस तट रेखा पर हमारे 9 स्टेट्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ में हमारे यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है, पौंडीचेरी है, इसके अलावा लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। तो हमारे 4 यूनियन टेरिटरीज एंड 9 स्टेट्स, इन सभी की कितनी लंबी कोस्ट लाइन है, इसके अंदर चेंज आ चुका है। पहले कोस्ट लाइन जो थी वो लगभग हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट, दोनों को मिला दें, अगर हम लोग आइलैंड्स को भी मिला दें और जो हमारे स्टेट्स हैं उनको भी मिला दें, यूनियन टेरिटरीज को भी मिला दें, तो पुरानी जो कोस्ट लाइन थी वो 7516 किलोमीटर की थी, जो कि अब कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ये कोस्ट लाइन बढ़कर के ऑलमोस्ट 11,098 किलोमीटर पर जा चुकी है। तो 11,098 किलोमीटर कोस्ट लाइन बढ़ गई है, और आपको ध्यान रखना है किन किन स्टेट्स की कोस्ट लाइन इसमें बड़ी है। ऑलमोस्ट सभी की चेंज हुई है। गुजरात पहले भी टॉप पर था, आज भी टॉप पर है। पहले आंध्र प्रदेश सेकंड पर आता था, आज महाराष्ट्र सेकंड पर आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है इनमें जो चेंजेस आए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस न्यू फॉर्म हो सकते हैं, नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कोई आया हुआ है या प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ। देखो, एनडीए 2 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 143,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब देखो यहां ओडिशा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और वेस्ट बंगाल है। अब यहां पर आप देख लो, अगर हम लोग टॉप में आ जाएं, कौन कौन से ऑप्शंस थे मैं एक बार और देख लेता हूं। ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। तो यहां पे कर्नाटका ये भाई आ जाता है टॉप पर। तो आंसर जो होगा हमारा 340। अच्छा 1 सेकेंड, फिर से हमें देखना पड़ेगा। ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। तो देखो ओडिशा हो गया, ओडिशा हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये वेस्ट बंगाल हुआ। अब देखो कर्नाटका की जो है वो है 343 किलोमीटर, तमिलनाडु की जो है वो है 1068 किलोमीटर, ओडिशा की 574 है और वेस्ट बंगाल की 721 है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सबसे बड़ा जो चेंज आया है, यानी कि मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ओल्ड कोस्ट लाइन में और न्यू कोस्ट लाइन में, वो हमें मिलता है देखने को वेस्ट बंगाल का, यानी कि 150 किलोमीटर से डायरेक्ट इंक्रीज होकर के 721। हालांकि यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा 1068 किलोमीटर का, वो होगा तमिलनाडु। ये कर्नाटका की जो कोस्ट लाइन है या ओडिशा की जो कोस्ट लाइन है उससे भी ऊपर है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, आंसर होगा तमिलनाडु। आप सभी लोग कमेंट करके एक बार बताओ कि जब पहले हम लोग ओल्ड कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग अगर जाते तो सबसे छोटी कोस्ट लाइन किस भारतीय राज्य की है, और कौन सा भारतीय राज्य है वो जिसकी सबसे छोटी कोस्ट लाइन होने के साथ साथ मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, इंडिया के सबसे बड़े आयरन एक्सकेवेटर्स, आयरन प्रोड्यूसर्स में से वो एक है। आई होप आप सभी लोगों को इस क्लू से समझ आ गया होगा। फटाफट बताओ, और वो वेस्ट कोस्ट पर पड़ता है, ये भी मैं एक क्लू दे देता हूं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो हमारे जो आइलैंड्स हैं देश के अंदर, उन आइलैंड्स में आपको यह पूछा जा सकता है कि ज्यादा आइलैंड्स कहां पर हैं। तो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूंगा कि ज्यादा आइलैंड्स कहां पे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बे ऑफ बंगाल जो है उसमें ज्यादा आइलैंड्स हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहां पे आइलैंड्स की संख्या जो है वो हायर है देन द अरेबियन सी। अब हमारे पास में अंडमान और निकोबार भी बे ऑफ बंगाल में ही लोकेट करता है, जिसमें अगर हम बात करें तो एक पहलगाम नाम का बड़ा कंफ्यूजिंग सा प्लेस है जो कि अंडमान निकोबार में लोकेट करता है। और जनरली हम लोग पहलगाम नाम जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जम्मू कश्मीर आता है, तो ये कहीं गलत ना हम कर दें, क्योंकि पहलगांव नाम का एक एरिया ये अंडमान निकोबार में भी लोकेट करता है। तो ये वाला हिस्सा है नॉर्थ अंडमान, इसके बाद दूसरा हिस्सा आ जाता है मिडिल अंडमान और तीसरा हिस्सा आ जाता है साउथ अंडमान। आप सभी लोगों ने बैरन नाम का आइलैंड सुना होगा जो कि भारत का ओनली इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। तो क्या आंसर होगा यहां पे? आंसर होगा बैरन आइलैंड, जो कि मिडिल अंडमान के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ लोकेट करता है। इसके अलावा आप जानते हो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो है ये लोकेट करता है साउथ अंडमान के अंदर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो दोस्तों कैपिटल है और लार्जेस्ट पोर्ट भी है। जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनमें सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर पर है, इसका नाम ही पोर्ट ब्लेयर है, यानी ब्लेयर का बंदरगाह। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां डंकन पैसेज लोकेट करता है जो कि अंडमान के नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, यानी कि ये तो हो गया अंडमान बेसिकली, एन फॉर अंडमान। और यहां पे आप देख रहे हो और ये है लिटिल निकोबार। तो आपको ध्यान रखना है साउथ अंडमान के और लिटिल निकोबार के बीच में डंकन पैसेज है, जबकि लिटिल अंडमान LA और कार निकोबार CN, इनके बीच में है 10 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हम लोग 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। इसके अलावा यहां ग्रेट निकोबार नाम का बड़ा आइलैंड है जिसपे इंदिरा पॉइंट लोकेट करता है। ग्रेट निकोबार नाम का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी इस रीजन के अंदर पाया जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देखो एक क्वेश्चन अंडमान निकोबार के बारे में दिया गया और ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनको आप याद कर भी नहीं सकते, जिनको आप कुछ भी पढ़ लो नहीं कर सकते, कॉमन सेंस से ही वो क्वेश्चंस होते हैं। अब आप देखें यहां पे, अब ये क्वेश्चंस आपके सामने वो वाले हैं, मैंने आपको ये भी बता रखा है यहां पे कि ये क्वेश्चन NDA 2 2024 का है। अब आपने सर्च करना है कि ये क्वेश्चन NDA 2 2024 में क्वेश्चन नंबर क्या है। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे होमवर्क का क्वेश्चन है ये आपका ये होमवर्क है, आपको पता लगाना है कि ये जो क्वेश्चन है भाई 2024 का पेपर डाउनलोड करना। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ये काम क्यों किया।
मैंने ये देखा कि हम लोग और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डाउनलोड नहीं करते। कर भी लेते हैं तो उन क्वेश्चंस को देखते नहीं है, अगर देख भी लेते हैं तो उन पर ध्यान नहीं देते। और अगर वो कितनी भी बार सुन लें कि हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते। तो उसका एक तरीका मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूं, उस क्वेश्चन का ईयर भी बता दूं, जिससे कि आप उसका पेपर डाउनलोड कर पाओ। एनडीए की वेबसाइट पर जाकर के यूपीएससी से डाउनलोड कर लेना। उसमें आप कीवर्ड भी बता देता हूं एनडीए 2024 जीएटी पेपर डाउनलोड, तो वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा आपका। अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन सर्च करना है और आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का नंबर क्या है। तो आपने कमेंट में भी करना है लास्ट में, जब आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन आपने फाइंड आउट कर लिया है। उससे दोस्तों क्या होगा, आप सोच रहे होगे सर ये सब क्यों करवा रहे हो। मैं ये सब इसलिए करवा रहा हूं कि जब आप ये सब प्रोसेस से गुजर रहे होगे ना, तो आपने जो चीजें देखी होंगी, जब आप उस पेपर को डाउनलोड करोगे, फिर जब आप उसको क्वेश्चन को सर्च करोगे, तो आपको ऐसे ही मिलते जुलते दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी वहां पर दिखेंगे। और जब हमारी बाकी क्लासेस भी उम्मीद बैच के अंदर चल रही हैं, तो डेफिनेटली आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर रह जाएगा जो उस लेक्चर के अंदर आप कमेंट करके सर से पूछोगे। हमारी ये जो अप्रोच है, इसका मीनिंग है हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आपको रेडी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के बैटल के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टोटका है, या कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको स्पेशली मैं कोई टास्क दे रहा हूं। नहीं, आपको अपने लिए रेडी करना है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, और आपको अपने देश के बारे में सोचना है मोर इंपॉर्टेंटली। तो ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर आपने कमेंट करना है, क्वेश्चन का कमेंट करना है पूरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर भी कमेंट करना है, ठीक है। और एक वहां पे लाइक भी मारना है कि यस सर आई हैव डन इट, ठीक है। ध्यान रखना, सभी लोगों को कमेंट में जरूर मिलूंगा मैं। अब देखते हैं, इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहां पे बोल रहा है क्लाइमेट इज ह्यूमिड, ट्रॉपिकल, कोस्टल क्लाइमेट। बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान दो, मार्च एंड अप्रैल के बीच में नहीं होती, यहां पे जो बारिश है वो जून के बाद ही स्टार्ट होती है, और रिट्रीटिंग मॉनसून का भी असर यहां देखने को मिलता है। तो ये तो आंसर नहीं ही होगा। अगला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल विच इज 150 किलोमीटर वाइड। ये वाली बात भी हमारी सही है, 10 डिग्री चैनल से डिवाइड होते हैं। एक तरफ कार निकोबार है, एक तरफ अंडमान का लिटिल अंडमान है। आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय द निग्रीटो ट्राइब। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी हमारा लगभग बिल्कुल सही है। तो हमें गलत ऑप्शन हमारा मिल चुका है। यहां पर पूछा गया था कौन सा इनके बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहां पर क्या है, गलत है, जिसमें बोला गया है कि मैक्सिमम रेनफॉल मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में रेनफॉल की स्टार्टिंग ही जून से होती है, तो स्पेशली यहां पर क्यों हो जाएगी, मार्च और अप्रैल के बीच में। तो ये भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप देखो 10 डिग्री चैनल पाया जाता है, तो अभी आपने पीछे जो मैप देखा था उसमें बड़े क्लियरली मेंशन किया गया है मैप के अंदर, ये तो है लिटिल अंडमान, तो मैं यहां पे मेंशन भी कर रहा हूं LA। दूसरी तरफ यहां पे है कार निकोबार, यहां मेंशन कर रहा हूं CN। इनके बीच में जो है वो है 10 डिग्री का लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब देख लेते हैं कि भाई कितने लोग इसको सही कर पाए हैं। ठीक है, गलत नहीं करना, यह ध्यान रखना है, क्योंकि वही चीजें हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं और बार बार आ रही हैं। यह डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, आपको उम्मीद बैच मिल रहा है वो भी बिल्कुल फ्री में। ध्यान रखना मेरी बात को, यह बैच आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आपको यह बात अच्छी लगे लेक्चर पढ़ने के बाद, तो भाई लाइक करना होगा। अगर आपको ना अच्छी लगे तो मैं यह भी कह रहा हूं कि आप डिसलाइक कर देना। लेकिन मेरी इतनी गारंटी है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहां, और जो होमवर्क आपको दे रहा हूं ना, उस होमवर्क को नोट करते जाना, उसको लिख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है और ये एक ऐसा बैच है और ये ऐसी क्लास है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियां बदल सकती हैं, आपका भविष्य बदल सकता है, आपका पूरा परिवार बदल सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, एक आदमी अपने पूरे परिवार को, उसकी किस्मत को बदलने के लिए काफी होता है, और डुबाने के लिए भी कश्ती को एक ही आदमी चाहिए होता है। तो भाई ध्यान रखना इस बात को। क्या आंसर होगा, देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान,
तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये भी नहीं होगा। लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है देख लो एक बार, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये दोनों तो निकोबार के ही पार्ट है। ये भी निकोबार का हिस्सा है और कार निकोबार भी निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहा है और ये क्वेश्चन जो है वो आपने सर्च करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम एक यूनियन टेरिटरी में जाना चाहता है, 34 डिग्री नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट में लोकेट करता है। ये निम्नलिखित में से उसने किस केंद्र शासित प्रदेश में जाने की योजना बनाई है? अब देखो 34 डिग्री में अगर आप जा रहे हो, आपको पता है इंडिया के सबसे नॉर्दर्न प्लेस पर अगर आप जाओगे, नॉर्दर्न पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है जहां लोकेट करता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट है और ये भाई कहां पे लोकेट करता है? ये लद्दाख में लोकेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 37 डिग्री पे लद्दाख है तो 34 डिग्री पर भी लद्दाख ही होगा। दूसरा 77, तो अब यहां पे एक बार देख लेते हैं कि लद्दाख ऑप्शन में है या नहीं है। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि लद्दाख यहां पे ऑप्शन में है। ना तो अंडमान निकोबार 34 डिग्री के आसपास है, ना लक्षद्वीप 34 डिग्री पे है और ना पौंडीचेरी 34 डिग्री पे है। कॉमन सेंस कहां लगाना है? हमें पता है कि हमारे पास ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडियन मैप में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही लोकेट करता है यहां पे पौंडीचेरी, यहां पे लोकेट करता है लक्षद्वीप और एक और यहां पे दिया है इन्होंने अंडमान एंड निकोबार, तो यहां पे लोकेट करता है अंडमान एंड निकोबार। तो आप खुद ही सोचो कि क्या ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीचे नहीं है? अगर ये सारे ही नीचे हैं तो 34 डिग्री पर कौन सा आंसर हमारा हो सकता है? तो आंसर हमारा क्या होगा भाई? यहां से सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा लद्दाख। ध्यान से समझ लेना और इस बात को आपने नोट कर लेना कॉपी के अंदर। अब देखो यहां से क्वेश्चन आया है ग्रीनविच मीन टाइम को लेकर के। अगर आप मॉर्निंग में 10 AM पर ग्रीनविच मीन टाइम पर खड़े हैं, अब आपको पता है कि ग्रीनविच मीन टाइम ये भाई इंग्लैंड के अंदर लाइन लोकेट करती है, GMT लाइन इसको बोलते हैं, इंग्लैंड में है और इसी को हम लोग 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं और इसी लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। PM में शॉर्ट में यहां नोट कर रहा हूं। अब ये बोल रहा है कि यहां पे सुबह के 10 बजे, यानी कि क्या टाइम हो रहा है? 10 AM का टाइम हो रहा है और वो भी कहां? इंग्लैंड के अंदर। और हमारा जो कंट्री है वो उससे 5.5 आवर्स आगे रहता है। अब ये बोल रहे हैं कि 90 डिग्री ईस्ट जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, वहां पर क्या हो रहा होगा। तो अब आपने ध्यान से एक बात समझ लेनी है कि 1 डिग्री जो है ये होता है 4 मिनट्स के बराबर। ठीक है, अब आप 90 डिग्री ले रहे हो तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 360 मिनट के बराबर। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो तो 60 से ये कितनी बार डिवाइड हो गया? 6 आवर निकल के आ गया, 6 बार डिवाइड हुआ, यानी कि 6 घंटे आगे की बात चल रही है। तो अगर वहां पर 10 बज रहे हैं तो उसमें 6 जोड़ देने हैं हमें। तो ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे जोड़ूंगा तो 12 बज जाएंगे, 4 घंटे और जोड़ूंगा तो शाम के 4 बज जाएंगे। तो ये सायं 4 यानी कि 4 PM यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा। हमें क्या करना है? 10 AM में, ठीक है, हमें क्या करना है? तो समझ आ गया होगा कि हमें 10 AM में जोड़ देना है, 10 AM में जोड़ देना है 6 आवर को। तो जैसे ही आप 6 आवर जोड़ते हो सुबह के 10 बजे में, तो आपको 6 आवर ऐड करते ही तुरंत यहां पर आंसर 4 PM मिल जाता है। अब कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि सर ये बात कैसे निकाल दिया आपने ये? तो भाई ध्यान रखो, ये चीजें समझने की हैं एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप लोग हमारे संकल्प बैच से हो, संकल्प के जो चीते यहां पे अभी इस टाइम पर हैं, वो इसका आंसर पहले ही दे चुके होंगे। हालांकि मैं अभी उनको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि जो जो संकल्प से ये क्लास वॉच कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसका आंसर दे देंगे। और जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे होंगे, उन्होंने भी अब तक इसका आंसर फेंक दिया होगा कमेंट्स के अंदर और लाइक कर दिया होगा, और कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा रिमार्केबल भी कमेंट किया होगा जिसको सुनकर बाकी लोगों को यह बात समझ आ जाएगी कि आखिर संकल्प, अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल और एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस, इनसे जनता परेशान क्यों है भाई, यह बात भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे सीडीएस गुरुकुल के इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। वहां पर बहुत सारी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आपके जो भी कंटेंट है उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वहां पे आपको देखने को मिलती रहती हैं। टेलीग्राम पर आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर सामने आप देख पा रहे हो
कि भाई कितने ऐसे स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स को क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरा इसके बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, हमारे देश की जो टाइमलाइन है, जैसे यहां पर आप क्वेश्चन को स्टडी कर रहे थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो आपने जो अगली स्लाइड देखी थी, उसमें स्लाइड में से आपको कमेंट करके बताना है, ऑप्शंस कमेंट करने हैं और बताना है कि कितने स्टेट्स हैं और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको क्रॉस करती है नैनी या मिर्जापुर से निकलने वाली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सभी लोगों ने इसको आंसर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। अब देखो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमें यहां पर देखने को मिला और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन भाई वो होता है जो डिसाइड करता है टाइम को। अब आप यहां पे देखो, टाइम भारत में कहां से डिसाइड होता है, आपको पता है, टाइम डिसाइड होता है मिर्जापुर से। मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट करके बताना कि कौन कौन से भारत के स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, जिनको क्रॉस कर रही है हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है या आईएसटी टाइम लाइन, आईएसटी लाइन है। तो ये हमारी मिर्जापुर से जा रही है और कितने डिग्री की है, 82.5 डिग्री की है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन भी इसको इंडिया की कहा जाता है और ये जीएमटी की जो लाइन है उससे कितने आगे रहती है, तो 5.5 घंटे जीएमटी की लाइन से ये आगे रहती है। इसीलिए हमने पीछे कैलकुलेट करके आंसर भी फटाफट बता दिया था। अब देखो, which one of the following countries has the maximum time difference from the Greenwich mean time। देखो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस किसका होगा, जो अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो इससे या तो ईस्ट में भी काफी फार होना चाहिए, इससे ईस्ट में भी एकदम फार अवे होना चाहिए, और या फिर अगर हम वेस्ट में जाएं तो यहां पर भी काफी फार अवे होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, इंडिया ऑप्शन है, नेपाल ऑप्शन है, श्रीलंका ऑप्शन है और भूटान ऑप्शन है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग नेपाल को देखें तो नेपाल के आगे सिक्किम पड़ता है और सिक्किम से भी आगे चले जाएं तो यहां पर भूटान लोकेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भूटान। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि करंटली भूटान के शासक कौन है, और आप लोगों ने यह भी कमेंट करके बताना है कि भूटान की करेंसी क्या है। भूटान की कैपिटल तो सभी जानते हैं, लेकिन भूटान की करेंसी क्या है। कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है स्टेट एग्जाम्स के अंदर, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि भूटान की कौन सी करेंसी है। अगर आप भूटान जाते हो तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको कौन से एक्सचेंज करके उनसे नोट लेने पड़ेंगे, आपने कमेंट करके जरूर बताना है। चलो आगे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम जोन इन इंडिया। भारत के टाइम जोन के बारे में आपने बताना है। देयर इज वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। आप सभी को पता है कि पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम होता है, कोई अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स हैव डिफरेंट टाइम जोन। तो जब पहले स्टेटमेंट में बोल दिया तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, यहां पर तो गलत हो गया, तो सेकंड फॉल्स है। दूसरा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स बिहाइंड द जीएमटी, ये भी गलत हो गया। अब यहां इन्होंने बिहाइंड जो वर्ड यूज किया है, इसकी जगह पर इन्होंने अहेड यूज करना चाहिए था, इन्होंने अहेड यूज नहीं किया, तो ये गलत हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आप यहां क्लियरली देख पा रहे हो, दो स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कि 1 या फिर फर्स्ट ओनली। क्लियर है सभी लोगों का ये भी। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहां पर आप देखो, हमारे देश के बारे में जो नाम मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, उन नामों के अकॉर्डिंग ही हमें यहां पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे यहां पे लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेम्स ऑफ इंडिया एंड देयर ओरिजिन। इंडिया के नाम के बारे में बताओ और यह भी बताओ कि इंडिया के नाम के पीछे रीजन क्या है। तो बिल्कुल सबसे पहली स्लाइड यही हुआ करती थी। इसी स्लाइड के साथ में हम लोग एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो कि काफी बाद में हमारे सामने आया है, ताकि मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है, समझाने की कि कितना आपको याद रहता है। तो वो चेक कर लो एक बार। द नेम इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। विच वॉज कॉल्ड सिंधु इन एंशियंट संस्कृत, क्या इसको सिंधु बोलते थे संस्कृत भाषा में। अगला है, द नेम भारत हैज इट्स ओरिजिन इन द एंशियंट इंडियन किंग भरत मेंशन्ड इन द ऋग्वेद एंड महाभारत।
तो महाभारत में और ऋग्वेद में इनको मेंशन किया गया है, भरत नाम के राजा जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। तो मैंने बताया था आपको दो थ्योरी है, एक में भरत ट्राइब मानी गई है और दूसरी थ्योरी है जिसके अंदर भरत को किंग माना गया है। द टर्म हिंदुस्तान वॉज ओरिजिनली यूज्ड बाय ग्रीक हिस्टोरियंस एंड लेटर पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड टू डिनोट द नॉर्दर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखो आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। जब हम लोग कहीं से स्टडी करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद में जब हम लोग उस पर्टिकुलर बैच के अंदर जब हम लोग एप्लीकेशन ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हम लोगों को और डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर सबसे बड़ा गेम होता है कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो मैंने पीछे आपको चीजें बता दी, लेकिन फिर आप देखो कि यहां पर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि क्या ऐसा हुआ करता था, क्या ऐसा हुआ करता था, क्या ये नाम संस्कृत से आया है। तो आपको इसी क्वेश्चन की मिस्ट्री के साथ में मैं विदा लेता हूं और आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा एक और अगली वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप लोग इस वीडियो के साथ में अपना 100% इंटरेक्ट करोगे तो अगली वीडियो में मैं उससे भी डबल इंटरेक्शन के साथ में आपके सामने खड़ा हूंगा और आपको गारंटी देता हूं कि अगर इसमें से क्वेश्चन ना फंसे तो आपको जहां मैं दिखाई दूं वहां पे आप एक बार मुझसे क्वेश्चन जरूर करना कि सर आपने इतने सारे डायलॉग मारे थे, उसमें से कुछ भी हमें नहीं मिला। क्योंकि मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानता हूं इस बात को। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि पिछले कई सालों से स्टडी करने के दौरान, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के दौरान, आप सभी लोगों के साथ में इंटरेक्शन के दौरान मैंने ये चीज देखी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में अगर आपका डेटा कनेक्टेड है, अगर आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई उसको जरूर पढ़ो। अगर उसमें से क्वेश्चन आए हैं तो काफी संभावना है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो के अंदर। आप सभी लोगों का प्यार कमेंट के अंदर जरूर मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। और भारत माता के सभी उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की सेवा की है, जिन्होंने अपने प्राण बलिदान किए हैं, जिन्होंने एनडीए के माध्यम से, आईएमए के माध्यम से, ओटीए के माध्यम से, एनए के माध्यम से या फिर हमारी डिफरेंट फोर्सेस के माध्यम से भारत की सेवा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन सभी वीर सपूतों को मेरी तरफ से एक बार फिर से जय हिंद। और मेरी आशा है कि हजारों करोड़ों वीर सपूत फिर से लगातार इस मिट्टी से निकलते रहेंगे और इस देश की सेवा करते रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी कसौटी पर क्यों ना उतरना पड़े। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।